जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ। यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हम आप ये बताएंगे कि आखिर यूएनओ है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता बड़ी, इतनी बड़ी संस्था बनाने की, और वीटो क्या है, वीटो शक्ति क्या, क्या भारत को वीटो मिला है या नहीं, इसमें कितने कितने अंग होते हैं, कितने भाषाएं हैं, इन सारे विषयों पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप वीडियो को आराम से देखिएगा। तो है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को, इतिहास को समझेंगे। आखिर ये यूएनओ है क्या, क्या आवश्यकता पड़ी यूएनओ को बनाने की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं। एक 1914 से लेकर 18 तक चला और दूसरा 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर 1918 तक चला, जो 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि के द्वारा संपन्न हुआ। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक हुआ, तो इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो गया। तो इसके लिए एक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन क्या थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। इसका उद्देश्य था यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध न होने देना। इसका जो मुख्यालय था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में यह शहर पड़ता है। स्विट्जरलैंड। हालांकि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। देखिए, WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में है और आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका मुख्यालय जेनेवा में है, उसकी राजधानी बर्न है। तो क्या जब लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों पे कामयाब हो सका? नहीं, क्योंकि ये एक छोटी सी कोशिश थी जो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि महज कुछ ही सालों के बाद 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जवाबी कार्रवाई करते हुए फ्रांस और ब्रिटेन उस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। इससे दुनिया के बहुत सारे देश इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। कुछ देश जानबूझकर इसमें शामिल होते हैं और कुछ देश ना चाहते हुए भी, जिसका एग्जाम्पल है भारत। क्योंकि आप जानते हैं कि 1939 इस पीरियड के समय भारत जो था वो गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन था। तो भारत में सो कॉल्ड अंग्रेजी सरकार थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो थे। उन्होंने यह घोषणा किया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के सहायक के रूप में युद्ध में भाग लेगा। यद्यपि उन्होंने भारतीय नेताओं से इस विषय पे कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने समापन की ओर था, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति तथा अन्य बहुत सारे नेतागण थे, उनके मन में एक विचार आया कि इस जो
फिर भविष्य में ऐसी युद्ध ना हो, इसके लिए एक विचार संगठन बनाया जाए। तो 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध की समापन की अवस्था में थी, उस समय 25 अप्रैल 1945 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक होती है, जिसमें 50 देश के प्रतिनिधि और कई गैर सरकारी संगठन उसमें भाग लेते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार किसने दिया था? तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो डी रूजवेल्ट का विचार था, संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार इन्होंने दिया था। ठीक है। अब क्या हुआ, आप जानते हैं कि जब किसी भी संस्था का जब गठन होता है तो उसके लिए एक संविधान बनाया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है। तो उसका चार्टर अगले 2 महीने तक, यानी 26 जून 1945 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बनकर तैयार होता है। और इस समय 26 जून 1945 को 50 देश इस पे क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। ठीक है। हालांकि और ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी हो जाता है। ठीक है। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होते ही सदस्य देशों की संख्या 51 देश, उसमें से 50 देश जो है हस्ताक्षर किया, और एक जो पोलैंड था वो हस्ताक्षर नहीं किया, और वो उस समय सदस्य बन गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के समय सदस्य देशों की संख्या, तो आप आंसर देंगे 51। पूछा जाएगा कि कितने देश ने हस्ताक्षर किए, तो 50, और पोलैंड हस्ताक्षर नहीं किया, तो वो मेंबर बन गया। अगर आपसे भारत के विषय में पूछा जाए, हालांकि भारत शुरू से था, लेकिन अगर वो जो ऑफिशियली आप अगर सिग्नेचर की बात करें, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ से ऑफिशियली साइन किया, तो 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत ऑफिशियली रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया। ठीक है दोस्तों, अब इसको महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इसके हिस्ट्री के बारे में बता दिया, आखिर क्यों इसकी स्थापना हुई। तो इसका स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है। ये किस प्रकार की संस्था है, तो अंतर सरकारी संगठन, जिसे इंग्लिश में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि ये किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, इसका अर्थ मतलब हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप, ये कहाँ स्थित है, ये न्यूयॉर्क में है। ये मैनहट्टन द्वीप जो है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेटी है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री है। न्यूयॉर्क में ये जगह बेशक जरूर है, लेकिन ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब इस पे पूरे विश्व का अधिकार है। ये 17 एकड़ में, इसका यूएनओ का जो ऑफिस है 17 एकड़ में फैला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विचार आया था किसने, डी रूजवेल्ट ने दिया था। ये आपसे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पूछे जाएंगे आपसे, आप आराम से इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, इन सारे अंगों को हम लोग देखेंगे
और डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे। पहला है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है। पांचवा क्या है? सचिवालय है। और छठा न्यास परिषद है। दोस्तों एक चीज और, यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या कितना थी? 193 सदस्य देश है। किसमें? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या 193 सदस्य देश और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। 2 ऑब्जर्वर मतलब 193 सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक देश। आपसे पूछा जाएगा कि सदस्य देशों की संख्या कितना, तो आप 193 बनाएंगे, लिखेंगे, और 2 पर्यवेक्षक देश 2 कौन है? एक है होली सी और दूसरा है ये फिलिस्तीन, जिसको हम लोग बोल देते हैं ये स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसे हम वर्तमान में फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। ये उनके 2 ऑब्जर्वर देश हैं। इसकी राजधानी वेटिकन सिटी में है, जो इटली के बगल में स्थित है। आप ये बनाएंगे तो सदस्य देशों की संख्या 193, ऑब्जर्वर देशों की संख्या 2, होली सी और फिलिस्तीन। आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों महासभा, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली क्या है? तो जनरल असेंबली को विश्व का लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि यूएनओ में जितने सदस्य देश है वो सारे सदस्य इसमें रहेंगे। यानी इसमें भी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 देश। प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि, कम से कम एक प्रतिनिधि या अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। और वो 5 प्रतिनिधि को एक ही बात बोलना होता है, क्योंकि इसमें सदस्य देशों की संख्या 93 है। इसमें सभी सदस्य देशों की जो शक्तियां होती है वो बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका एक देश है, एक मेंबर है, और बांग्लादेश। तो महासभा के अंदर अमेरिका की जो शक्ति होगी वो बांग्लादेश की शक्ति के बराबर होगी। मतलब जितने देश है सारे देशों की संख्या शक्तियां इसमें बराबर होगी। तो कम से कम एक प्रतिनिधि और अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन उन 5 को एक ही बात बोलना होगा। ठीक है। अब ये हो गया सदस्य देशों की संख्या 193। ठीक है। अब इसका क्या कार्य है, फिर ये क्या कार्य करती है? इनका जो बैठक है वो सितंबर के मध्य से प्रारंभ होता है और दिसंबर तक इसकी बैठक चलती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इनकी बैठक दिसंबर के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो जनरली आपको याद रखना होगा परीक्षा के इम्पोर्टेंस से कि सितंबर के मध्य में प्रारंभ होती है इनकी बैठक। इनकी बैठक जो होती है साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी। ठीक है। अब इनका क्या कार्य है? ठीक है। महासभा के जो हेड होते हैं उन्हें हम अध्यक्ष कहते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री
मंत्री अब्दुल्ला शाहिद जो हैं इनके हेड हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष इसकी जो बनी थी वो पंडित विजया लक्ष्मी पंडित 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की अध्यक्ष बनी थी, जो पंडित नेहरू जी की बनती कब बनी थी 1953 में। वो कहना तो विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब इनका क्या कार्य है, अब इनके हम कार्यों को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने बताया कि साल में कम से कम एक बार इसकी बैठक होती है। ठीक है, 193 सदस्य देश है, इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नवीनतम देश कौन है। देश जो इसका सदस्य है वो आपका है दक्षिणी सूडान। आपको मालूम होगा कि 2011 ईस्वी में सूडान दो भागों में विभाजित हो गया था, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के रूप में। तो सूडान जो था वो संयुक्त यूएनओ का पहले से सदस्य था। जब दक्षिणी सूडान स्वतंत्र देश बना तो उन्होंने खुद इसकी सदस्यता ग्रहण की। इस वजह से इसका नवीनतम सदस्य देश आपसे पूछा जाएगा 193 यानी 193 देश कौन है अंतिम, तो आपका है दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी कहाँ है, जुबा। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिणी सूडान कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महादेश का एक देश है। ठीक है, आप लोग आसानी से इसको नोट डाउन करेंगे पहले। दोस्तों अब महासभा के हम लोग कार्य को देखेंगे, आखिर वो कौन से कार्य होते हैं जिसे महासभा करती है। तो देखिए, बजट पारित करना, बजट पारित करना महासभा का कार्य है। कोई भी अगर सदस्य, कोई भी नया देश अगर इसका मेंबर बनना चाहेगा तो वो महासभा में 2/3 से पारित होना चाहिए होगा। नए सदस्यों को शामिल करना, ठीक है, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वो इसी से होती है। इसमें जजों की नियुक्ति आप जानते हैं कि सुरक्षा सचिवालय के अंदर उसके हेड जो होते हैं महासचिव, महासचिव की नियुक्ति में महासभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आपको महासचिव की नियुक्ति में महासभा की महत्वपूर्ण भूमिका, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। इन कार्यों को आप आसानी से देख लेंगे पहले। दोस्तों अब हम लोग सुरक्षा परिषद देखेंगे, इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि आप नाम से जानते हैं इसका कार्य क्या है, इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना सुरक्षा परिषद का कार्य है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना, इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, तो पुलिस मैन कहते हैं, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों बोला जाता है भैया, कि आप जानते हैं कि पुलिस का क्या काम है। पुलिस जैसे हमारे देश में चाहे किसी भी संस्था, वो क्या काम है, पुलिस का काम क्या है, शांति सुरक्षा देना। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। ठीक है, ये सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में 2 तरह के सदस्य देश होते हैं, 2 प्रकार के सदस्य देश होते हैं। ठीक है, इसमें सदस्य 15 मेंबर होते हैं टोटल, ये 5 और 10, 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर
यानी अस्थाई सदस्य और 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य। आप नोट डाउन करें पर आराम से। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 2 प्रकार के सदस्य देश होते हैं। टोटल मेंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो 15 मेंबर होते हैं। एक को अस्थाई मेंबर कहते हैं और दूसरा अस्थाई मेंबर होता है। अस्थाई मेंबर मतलब परमानेंट जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या 5 होती है और जो अस्थाई मेंबर है उनकी संख्या 10 होती है। ये 5 जो मेंबर हैं यानी यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संगठन के निर्माण के समय से ही है। ये कौन देश हैं, इन सारे लिस्ट को हम देखेंगे। ये इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यानी एक आपका अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस और पांचवा चीन। ये 5 सदस्य देश होते हैं। इन देशों के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि वीटो क्या है। वीटो एक विशेष शक्ति होती है। वीटो का अर्थ होता है मनाही, जिसे हम लोग किसी भी कार्य को करने से मना कर देना। ये नकारात्मक शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो निषेध अधिकार। अगर इन 5 देशों में से कोई भी एक देश अगर किसी भी बिल या विधेयक बन रहा है उसमें अगर विरोध कर दिया तो वो पास नहीं होगा। यानी सभी के सभी 5 देशों का सहमति होना जरूरी है। वीटो पावर है। अब तक सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग करने वाला देश रसिया है। रसिया सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किया है। ठीक है, ये शब्द जो होता है नकारात्मक वर्ड है। ये उस किसी भी कार्य। तो इसमें 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। एक 5 वो अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल के लिए होता है। अलग अलग टाइम पीरियड होता है इसका। ये अस्थाई सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, वो महासभा करता है। ठीक है, महासभा करता है। वो अल्फाबेटिकली सदस्य इसमें शामिल होते हैं, आते हैं उसके अनुसार। अब तक जापान सबसे ज्यादा 11 बार अस्थाई मेंबर बना है। लेकिन भारत के बारे में पूछा जाएगा तो भारत टोटल 8 बार अस्थाई मेंबर बना है। अब किसी भी विधेयक पे मतलब किसी भी मत पे हाँ या ना करने को पास होगा या ना, उसके लिए टोटल 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ये 9 सदस्य, इसमें कौन होता है, देखिए 9 सदस्य जरूरी है। ये 5 गो में से तो ये 5 जो सदस्य हैं ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, यानी अस्थाई मेंबर तो होंगे ही 5, ये कंफर्म है। और इन 10 में से कोई 4 सदस्य, तो ये 9 सदस्य होंगे तो वो मत पास होगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये 5 देश हैं। लेकिन किसी भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है और इन लोगों की सहयोग। टोटल 9 सदस्य जो होते हैं उसमें यहाँ करेंगे तो बिल पास होगा, विरोध करेंगे तो नहीं। लेकिन इन 5 का अनिवार्य, एक भी अगर इसमें से मना कर देता है तो वो पास नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे आपको इन। सुरक्षा परिषद की बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक प्रत्येक 14 दिन में एक बार होती है। लेकिन जब कोई आवश्यक मुद्दा हो, इमरजेंसी हो, तो 24 घंटा के अंदर भी उसकी बैठक को बुलाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद की बैठक कितने दिनों में एक बार होती है, 14 दिनों में, लेकिन कोई इमरजेंसी केस आ गया तो 24 घंटे के अंदर भी उसकी बैठक को बुलाई जा सकती है। नोट डाउन करें। अब हम लोग तीसरे अंग के बारे में देखेंगे, सचिवालय।
ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग है, ये भी सचिवालय है। अब हम लोग सचिवालय के बारे में देखेंगे, तो सचिवालय का क्या कार्य है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनका कार्य करता है कौन? सचिवालय। यानी प्रशासनिक कार्य जिसे हम लोग बोलते हैं कागजी कार्य। ठीक है, जो ऑफिस का जो कार्य होता है, प्रशासनिक कार्य जो होता है, ये डेटा तैयार करना, कोई भी प्रकार का जो डाटा होता है, डाटा तैयार करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी एजेंसियां हैं, अगर उनको किसी डाटा की आवश्यकता होगी तो ये डाटा कौन तैयार देगा? सचिवालय देगा। ठीक है, ये सचिवालय जो है वो महासचिव के अंतर्गत कार्य करता है। महासचिव यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यूनाइटेड नेशन का प्रेजेंटेटिव। महासचिव को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान होता है, सबसे हेड, वो कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर, यानी सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन पे महासभा इसकी नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्ति। हम पूरा नहीं लिख रहे, आप समझ जाइए कि हम महासचिव की बात कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इतिहास के देखेंगे कि इनका जो प्रथम जो महासचिव थे, प्रथम महासचिव वो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये नॉर्वे के रहने वाले थे। आप जानते हैं कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। वहां से नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे से दिया जाता है। बाकी अन्य जो नोबेल प्राइज होते हैं वो स्वीडन से दिए जाते हैं। तो नॉर्वे के रहने वाले थे त्रिगवेली, ये अपने पद से त्याग पत्र दे दिए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन से महासचिव थे जिन्होंने सर्वप्रथम त्याग पत्र भी दे दिया था? तो त्रिगवेली थे। ठीक है, अगर सबसे छोटा कार्यकाल की बात करेगा, पूछा जाएगा आपसे सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो उनका नाम था बुत्रोस घाली। बुत्रोस घाली का कार्यकाल सबसे कम दिनों का था। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में जो महासचिव हैं, वर्तमान महासचिव कौन है? एंटीनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। तो हम पुर्तगाल के पूर्व पीएम लिख देते हैं। ठीक है, अब इनसे अगर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से ऐसे 2 महासचिव थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया? तो आप जानते होंगे कि कोफी अन्नान 2 कार्यकाल। ये कोफी अन्नान कहाँ के रहने वाले थे? घाना एक देश है, वहां के रहने वाले थे। और बान की मून, ये भी 2 कार्यकाल पूरा किए। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। लेकिन अब तक कोई भी भारतीय महासचिव के पद पर नियुक्त नहीं हुए हैं। आप इसे आराम से नोट डाउन करेंगे।
दोस्तों चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंगों में से 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय है आप जानते होंगे कि ये न्यूयॉर्क में नहीं है। ये कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। आप जानते होंगे कि नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो डच का नाम सुने होंगे, तो इन्हीं नीदरलैंड वालों को कहा जाता है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम, ठीक है। इसमें टोटल जजों की संख्या जो होती है कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। लेकिन आप जानते होंगे कोरम, कोरम किसे कहते हैं? किसी भी मानी कार्य को, कार्रवाई को शुरू करने के लिए जो न्यूनतम मेंबर की आवश्यकता होती है उसे कोरम कोरम कहते हैं। तो इसमें कोरम की अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई चालू करने के लिए कम से कम 9 जजों की आवश्यकता, यानी 9 जज नहीं रहेंगे तब तक कार्रवाई स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ठीक है। अब वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी इसके मेंबर में से है। ये अपना इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अब तक टोटल 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वो चारों जज कौन थे, तो मैं बारी बारी से सबके बारे में बता रहा हूँ। पहले थे BN राव। आप सुने होंगे कि ये BN राव कौन थे? तो जो संविधान हमारा बन रहा था तो संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में काम किया था संवैधानिक सलाहकार के रूप में। तो 1952 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचे थे। दूसरा था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तीसरा था RN पाठक, ठीक है। और चौथा जो है वो है अभी दलवीर सिंह भंडारी। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे। प्रथम भारतीय BN राव, संवैधानिक सलाहकार थे वो, हमारा जब संविधान बन रहा था उस समय। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आप ये 15 जो जज होते हैं, इन 15 जजों में से आपस में ही एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह प्रथम भारतीय जज जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में थे, वो अध्यक्ष बने थे यानी भारत की तरफ से। और ये उपाध्यक्ष के भी पद पे रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसे बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब दलवीर सिंह भंडारी वर्तमान में इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अब इनके बारे में एक बात बता देते हैं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं, मुंबई हाई कोर्ट के जज रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हैं। आप इसको आराम से नोट डाउन करिए। अब 5वां है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे अंग्रेजी में इकोसॉक कहते हैं, के नाम से जानते हैं। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक और सामाजिक।
आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड चीज होते हैं, और सामाजिक मतलब आप जानते हैं कि समाज से रिलेटेड चीज होते हैं। तो ये कार्यकर्ता कौन है, इकोसॉक। इसमें पूछा जाएगा कि सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, तो 54 देश इसके मेंबर होते हैं। जो 54 देश होते हैं मेंबर, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए। लेकिन इन 54 देशों में से एक देश को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, प्रमुख, उनका कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष का होता है। आप जैसे देखिए, आप जानते होंगे यूनेस्को का नाम सुने होंगे, यूनिसेफ, WHO, ये सारी जितनी एजेंसियां हैं ये आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत काम करते हैं। ये यूनेस्को क्या है, आप शिक्षा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, अन्य शिक्षा पे कार्य करता है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड इमरजेंसी फंड ये प्रदान करता है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एजेंसियां हैं वो यूकोसेक के अंतर्गत ही कार्य करती है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में हमने आपको बता दिया। आप इसमें पूछा जाएगा कि सदस्य देशों की संख्या 54, आप इस चीज को आराम से नोट डाउन करेंगे। हमारा छठा और लास्ट जो अंग है वो है न्यास परिषद। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल अंग की बात की जाए तो टोटल 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से वर्तमान में 5 अंग जो हैं वो कार्यशील है, यानी एक्टिव मोड में है। लेकिन न्यास परिषद जो है वो 1994 के बाद से इसका जो ऑपरेशन है वो सस्पेंडेड है। ये अंग है लेकिन कार्य में वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। इनकी भी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, लेकिन 1994 के बाद से ये कार्य नहीं कर रहा है। क्यों, न्यास परिषद। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी स्थिति बेहद ही नाजुक हो गई थी, ना तो उन्हें संविधान या कानून की जानकारी थी। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ ये विकसित देशों को उसको सुरक्षा मतलब क्या बोले, एक तरह के केयर टेकर की जिम्मेवारी दी, ताकि ये सारे देश भी इनका कोई शोषण नहीं कर सके, ये अपने संविधान को बना सके और इनका भी प्रोग्रेस हो सके। तो आप ये बोल सकते हैं केयर टेकर के रूप में काम करने वाली संस्था यानी अंग है कौन, न्यास परिषद, जो वर्तमान में 1994 से सस्पेंडेड है, यानी उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है केयर टेकर के रूप में। हमने इसके बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के पास वर्तमान में वीटो शक्ति नहीं प्राप्त है, यानी टोटल 5 सदस्य हैं जो परमानेंट मेंबर, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, उन्हीं के पास वीटो शक्ति प्राप्त है। तो हम क्या देखेंगे, क्या भारत के पास वीटो शक्ति है, पूछा जाएगा तो नहीं। तो भारत तथा वीटो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर भारत को वीटो शक्ति क्यों नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो किस कारण से मिलेगा, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है NPT। अब इसके हम नेगेटिव पहलू की बात करेंगे कि बहुत सारे देश हैं उनका कहना है कि भारत को ये मतलब वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, तो उसके हम नकारात्मक पहलू की चर्चा करेंगे। दूसरा हो जाएगा CTBT, ठीक है,
इसका फुल फॉर्म हो जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोफाइल रेडियम ट्रेटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। तो एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि ये कहता है कि कोई भी देश परमाणु शक्ति का विस्तार नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ परमाणु शक्ति का विस्तार सिर्फ वो परमानेंट मेंबर वाले देश ही करेंगे। तो भारत ने ये एनपीटी और सीबीटी दोनों पे हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो परमाणु प्रसार को रोकता था, तो भारत ने इस पे साइन नहीं किया। ये इसके लिए पहला नकारात्मक। दूसरा है सीटीबीटी। सीटीबीटी ये कहता है कि कोई भी देश अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि भारत ने इस नियम का भी उल्लंघन किया। 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग क्वेश्चन पूछता है, तो स्माइलिंग बुद्धा के कोड से नामक इसका कोड पूछता है कि क्या नाम था, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से आपको परमाणु परीक्षण किया था। बाद में 11 मई तथा 13 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में ही ये जो पहली बार वाला जो था वो असफल रहा था। तो 11 मई और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। ये परमाणु परीक्षण जो था वो क्या ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो है बजट, चूंकि भारत का जो बजट है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो बहुत कम है अन्य देशों की तुलना में। ये बजट क्या होता है, तो बजट होता है कि आप इतनी बड़ी संस्था चल रही है, बजट कहाँ से, फंडिंग। तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में फंडिंग अमेरिका करता है, जापान करता है, जर्मनी करता है, फ्रांस करता है, ब्रिटेन करता है। तो भारत का बजट इन सब देशों की तुलना में कम है, ठीक है। और चौथा है कश्मीर का मुद्दा, ठीक है। लेकिन कश्मीर जब ये पाकिस्तान बार बार यूएन में ये समस्या को उठाया, तो वहाँ की एक टीम आई थी और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा है वह क्षेत्रीय मुद्दा है, तो वो तो वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप आराम से नोट डाउन करें। अब इसकी हम पॉजिटिव चर्चा करेंगे कि आखिर भारत को वीटो शक्ति आखिर क्यों मिलना चाहिए। तो इसका कई कारण है, जैसे कि पहला कारण है, क्या बोलते हैं, पहला कारण है आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना। तो आप जानते हैं कि भारत कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। भारत की सरजमी से कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया। भारत एक शांति प्रिय देश है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, दूसरा प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है लोकतंत्र। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर किसी देश का है तो भारत का है। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पे शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। इसका डिफिनेशन है, यानी वैसी सरकारें जो जनता के द्वारा चुनी जाती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और तीसरा बात है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी समस्या आती है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसमें भारत जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है।
उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और चौथा जो बात है, आप देखते होंगे स्वास्थ्य, जैसे कि अभी कोरोना वायरस हुआ था तो उसमें भारत ने कई देशों को फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध कराई, तो ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1993 ईस्वी में भारत पोलियो से ग्रसित था, तो उस समय पोलियो से, अब ये पोलियो और मलेरिया से मुक्त हो चुका है भारत। बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देशों को ये पोलियो और मलेरिया की दवाएं उपलब्ध कराती है। WHO को बहुत सारा सहायता प्रदान करता है हिंदुस्तान, तो ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग चलिए, अब इसको आराम से आप नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, एक पॉइंट होता है MTCR। आप जानते हैं कि 5 जो स्थायी मेंबर है, अगर उनमें से कोई भी एक देश अगर आपका विरोध कर देता है तो कोई दूसरा उसका मेंबर स्थायी मेंबर नहीं बन सकता। तो भारत का सर्वाधिक विरोध कौन करता है? चाइना। तो यहाँ पे भारत के पास एक प्लस पॉइंट है। इसका फुल फॉर्म होता है आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, मतलब मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। इसमें क्या है, आप जानते हैं कि इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 35 है। भारत इसका सदस्य है, ठीक है, लेकिन चाइना इसका सदस्य नहीं है। चाइना लेकिन हथियार और मिसाइल बनाने में बहुत आगे है, लेकिन चाइना के पास ये पावर नहीं है। अगर मतलब चाइना भारत का सपोर्ट कर देता है वहाँ, तो अगर भारत फिर यहाँ, तो दोनों का काम बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो MTCR का सदस्य भारत है, चाइना नहीं है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, हमने बताना भूल गया पिछले में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा, ये पूछे जाते हैं आपसे भाषा। टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है, तो हर एक देशों की भाषा अलग अलग होगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वजह से क्या किया, टोटल 6 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया है जो बोलचाल में प्रयोग किए जाएंगे। एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, और दूसरा वर्किंग लैंग्वेज। वर्किंग लैंग्वेज मतलब कार्यकारी लैंग्वेज, जिसपे ये ऑफिशियल मतलब जो कागजी कार्य किए जाते हैं, ऑफिस के जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है। अब ये दो पर, ये हम सबसे पहले इसको देख लेंगे हम लोग। तो कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं पहला अंग्रेजी, ठीक है। दूसरा होता है फ्रेंच, जो फ्रांस की भाषा है। अमेरिका में भी अंग्रेजी बोला जाता है, इंग्लैंड में भी अंग्रेजी बोला जाता है। फ्रेंच जो है फ्रांस का भाषा है। स्पेनिश, ये स्पेनिश स्पेन की भाषा है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है अरबी। बहुत सारे अरबी देश है, वहाँ पे अरबी भाषा बोला जाता है। पांचवा हो गया रसियन, जो रूस में बोला जाता है। और छठा हो गया चाइनीज, जिसे मंदारिन कहा जाता है। तो सेम है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्य होते हैं, अन्य जो उनके कागजी वर्क होते हैं, प्रशासनिक जो कार्य जो, वो सारे 2 भाषा में होता है। पहला इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और दूसरा फ्रेंच। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किन 2 भाषाओं में ऑफिशियल वर्क होते हैं, तो उनके कार्य ये आपके इंग्लिश और फ्रेंच। और ये 6 भाषाएं जो बोलचाल की भाषा, इन्हें मान्यता दी गई है। आप आराम से इसे नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि विश्व स्तर पे कोई भी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जब एक देश दूसरे देश के आपस में टकराते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई अपनी सेना नहीं होती है। वहाँ शांति सुरक्षा
व्यवस्था प्रदान करने के लिए वहाँ वो सेना भेजते हैं। वो सेना आखिर आती कहाँ से है? तो जो सेना जाती है उसको बोलते हैं यूएन कीपिंग यानी यूनाइटेड नेशन कीपिंग फोर्स। इससे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सेना बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लू हेलमेट। तो आप हेलमेट, इस संस्था इस ब्लू हेलमेट को 1988 ईस्वी में शांति का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। मतलब मान के चले किसी भी देश में कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, यानी दो देश आपस में लड़ गए, तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सेना भेजेगा। उनके पास खुद का सेना नहीं होता, वो सेना आएंगे कहाँ? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में 193 सदस्य देश हैं, तो वहाँ उनके जो सदस्य मेंबर है वो अपनी सेना को भेजते हैं और जाके ये शांति स्थापित करने काम करते हैं, जिसे यूनाइटेड नेशन कीपिंग फोर्स, फुल शॉर्टकट में यूएन कीपिंग फोर्स कहते हैं। और उसी को हम लोग ब्लू हेलमेट के नाम से जानते हैं। 1988 ईस्वी में इसे शांति का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर किसी भी तरह की सुधार की आवश्यकता हो तो अपना राय जरूर देंगे। और कृपया आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा हौसला आगे बढ़ सके और हमारा ताकि हम आप लोगों के सामने लाइव क्लासेस लेके आए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।